वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। माय नेम इज़ विजय और आप ई पाठशाला के चैनल पे ऑफ कोर्स इस बार 2022 के हिसाब से नया सिलेबस देख रहे हैं। क्लास 12 की पॉलिटिकल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारा जो एंड ऑफ बायोपोलैरिटी था, उसके बाद हमने न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो था और उसके साथ साथ कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये जो दोनों की दोनों यूनिट है दोस्तों, वो आ रही है पूरे के पूरे 12 मार्क्स की। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पूरी 12 मार्क्स की हमें देखने को मिल रही है। आप सभी लोगों को हमने न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जो ऑफ कोर्स पहले चैप्टर 4 हुआ करता था, अब चैप्टर 2 हो गया है। उसके बाद 3rd चैप्टर कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया, कभी ये 5th चैप्टर हुआ करता था, अब जाके ये हमारा 3rd चैप्टर हो गया। इन दोनों यूनिट को मिला लेंगे तो 12 मार्क्स इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स इस बार आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम के अंदर इस बार 2022 में कुछ बदलाव हुए हैं। तो 2022 के जो स्टूडेंट हैं, जो अभी 11वीं से 12वीं में पास हुए हैं, उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया पार्ट 1, जिसमें हम लोग न्यू सीरीज़ के हिसाब से सेशन 2022-3 के हिसाब से सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग, अगर आप 2022 के हिसाब से सिलेबस को देख रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप को लगता है कि वीडियो यूज़फुल है आपके लिए तो वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसको काफ़ी बहुत शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करी गई है। जिस डिटेल में इस वीडियो को बताना चाहिए, जिस डिटेल में इस चीज़ को कवर करना चाहिए, उस तरीके से इसे कवर नहीं करा गया। ये पाठशाला के चैनल पे आप सभी लोग इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3rd। अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश में नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे साथ ई पाठशाला फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे ये अकाउंट अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग हिंदी और इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल कराते हैं। हाईली रिपीटेड क्वेश्चन जो ऑफ कोर्स हर बार पेपर के अंदर आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग आप सभी लोगों को समय समय पे देते रहते हैं। और सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। तो आई रिकमेंड यू, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो पे आ गए हैं तो आप 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पे जाके और साथ में टेलीग्राम पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप लोगों के लिए फ़ायदा है, लाइव जुड़ेंगे तो आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे लाइव जुड़ सकते हैं, और उसके साथ आप लोग क्या कहते हैं टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोनों का फ़ायदा है। तो अब बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर के अंदर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट एंड द कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट कंट्री ऑफ द रिलीजन। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो इस पूरे चैप्टर में कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, उन कंट्रियों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और उसके साथ साथ उसी कंट्री के साथ हमारा क्या कोऑपरेशन है, और डिफरेंट कंट्री के अंदर जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे उसमें उनका खुद का राजनीति किस तरीके से है, और साथ में राजनीति के साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उन कंट्री के अंदर किस तरीके से हमारे उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और साथ में हमने उनसे संघर्ष के साथ साथ किस तरीके से कोऑपरेशन की बात भी करी हुई है। तो मेन इस चैप्टर में ये पढ़ा जाएगा, और उसके साथ साथ हम पूरी तरीके से इस क्षेत्र में कुछ बड़े देश भी देखेंगे, उनकी घरेलू राजनीति भी देखेंगे कि कोई भी देश जो चलता है कैसे चल रहा है वगैरह वगैरह। अब साउथ एशिया के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी कंट्रियां आती है। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। एनसीईआरटी के अंदर अफगानिस्तान के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस साल एग्जाम के अंदर अफगान क्राइसिस के बारे में सिलेबस ऐड करा गया था। तो न्यू सीरीज़ के अकॉर्डिंग, जो ऑफ कोर्स में न्यू सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो भी कुछ नया अपलोड हुआ है वो सारा का सारा तो मैं आपको दूंगा ही, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ज़रूर एक्सेस करिएगा। वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहता है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई लॉस नहीं है। तो ऑफ कोर्स वो जो नई हम क्या कहते हैं प्लेलिस्ट बनाएंगे तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान से, हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा पड़ोसी मुल्क जो कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वहाँ की राजनीति किस हिसाब से है और हमने उनके साथ किस तरीके से कोऑपरेशन करा है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो द डेमोक्रेसी एंड द मिलिट्री ऑफ द पाकिस्तान, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको पाकिस्तान दिखाई देगा। इस पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, लार्जेस्ट सिटी कराची है,
हिंदी उर्दू सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ पे एथनिक ग्रुप सबसे ज़्यादा पंजाबी, फिर पुश्तका, फिर सिंधी, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। रिलीजन इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी और अदर भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हमें डोमिनेंस मुस्लिम का देखने को मिलता है। तो मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, इसलिए एथनिक ग्रुप वहीं पे ज़्यादा मिलेंगे। एट प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट आतिफ अलवी मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, तो यहाँ पे इरफान खान अब नहीं रह गए हैं। प्रेजेंट टाइम पे कुछ और चेंज हो गए हैं। चीफ जस्टिस भी कोई और चेंज हो गए हैं। और ऑफ कोर्स वहाँ पे अपर हाउस, लोअर हाउस, जैसे हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, थोड़ा बहुत वहाँ पे भी सेम वैसा ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद काफ़ी लंबे समय तक पाकिस्तान में एक ही सीरीज चलती रही। कभी राजा का शासन आया, कभी जनरल का शासन आया, कभी पीएम का शासन आया, और कभी फिर दोबारा सेना के हेड का शासन आ गया। समय समय के अंदर ये शासन बदलते रहे और समय समय के अंदर हमने इनमें चेंजेस देखते रहे। तो दोस्तों, चेंजेस जो हम देखते रहे ना, वो चेंजेस ही आपको इस चैप्टर के अंदर मेन फोकस करना है। उन चेंजेस के ऊपर अगर आपने फोकस करा तो आप पूरी तरीके से इस चैप्टर को समझ पाओगे। अदरवाइज एनसीईआरटी बुक से अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट आपको डीपली नॉलेज मिलेगी। रट्टा मार सकते हो, लेकिन उस रट्टा मारने का आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना से। जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के बनाए जाते हैं और भारत के पहले वज़ीर आज़म, जिन्हें हम ऑफकोर्स फर्स्ट पर्सन ऑफ द पाकिस्तान बोलते हैं, वो एकंदर अली मिर्ज़ा बनते हैं पहले प्रेसिडेंट। उसके बाद अयूब खान बनते हैं, अयूब खान सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं, और अयूब खान जैसे ही सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं उसके बाद सत्ता के अंदर चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। अयूब खान जैसे ही फील्ड मार्शल थे, बाद में जाके क्या कहते हैं वो हेड बन जाते हैं। उसके बाद अयूब खान के बाद याहिया खान आते हैं। मतलब यहाँ सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर हमेशा यही रहा कि मिलिट्री का हेड जो होता था वही या तो राष्ट्रपति बन जाता था और वही क्या कहते हैं या तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता था। और ऐसा सेम केसेस हमें फील्ड मार्शल अयूब खान के टाइम पीरियड पे दिखा और जनरल याहिया खान के टाइम पीरियड पे भी हमें यही देखने को मिला। ज़्यादातर जनरल की बात करें तो अयूब खान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, और अयूब खान के बाद मैं कह सकता हूं कि जनता के बीच में कहीं ना कहीं उनको ये बोला गया कि इन्हें त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि जैसे व्यवस्था या लोकतंत्र को चलाया जाना चाहिए अयूब खान उस तरीके से व्यवस्था को नहीं चला पा रहे। इसीलिए काफ़ी लंबे समय तक ये अयूब खान के ऊपर बातचीत होती रही, और उसके बाद बांग्लादेश क्राइसिस होने के बाद याहिया खान वहाँ पे सत्ता में आ जाते हैं 1971 में। अब बांग्लादेश का क्राइसिस क्यों चल रहा था? क्योंकि हमें पता है कि आज़ादी के टाइम पीरियड पे दो पाकिस्तान बनाए गए थे। एक तो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। आज़ादी के टाइम पीरियड में यहाँ पे सत्ता का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पाया था, इसीलिए 1971 के अंदर, मतलब काफ़ी समय से तो वैसे ही बवाल मच रहा था, लेकिन 1971 में ये बांग्लादेश का बवाल यानी कि जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ के लोग सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, जैसे आज का बांग्लादेश बोला जाता है, वो ये कह रहे थे कि सत्ता के अंदर थोड़ी बहुत पावर हमें भी मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय तक कोई भी मिलिट्री का हेड हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो वेस्ट पाकिस्तान से ही चुना जाता था, जबकि ईस्ट पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होता था। दूसरा, कम्युनिकेशन लंबे समय तक नहीं हो सकता था, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए यहाँ के लोग ये कहने लग गए कि इसको पूरे तरीके से बांग्लादेश घोषित कर दिया जाए, क्योंकि जब 1905 में बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बना दिया गया था, तो मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से ये वाला प्लेस ईस्ट पाकिस्तान 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से बनाया गया। लेकिन बाद में बांग्लादेश के लोग यही कहने लग गए कि हमें भी स्वायत्तता चलाने का मौका मिलना चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी इलेक्शन हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने भी थे, प्रेसिडेंट बने भी थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं याहिया खान की वजह से उन्हें सत्ता पूरी तरीके से नहीं मिल पाई। ये जब हम बांग्लादेश वाला पार्ट कराएंगे तो आपको बताने की कोशिश करेंगे और डीपली। लेकिन 1971 से लेकर 77 तक वहाँ पे लीडरशिप चली बाद में जाके, क्योंकि पहले याहिया खान थे और याहिया खान के बाद आए थे जुल्फ़ अली कार भुट्टो। जुल्फ़ अली कार भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हेड थे, प्रेसिडेंट बनाए गए बाद में, और इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक भुट्टो ने लोकतांत्रिक शासन बनाए रखा। भुट्टो के बाद कुछ समय के बाद फैज़ल इलाही चौधरी आते हैं, लेकिन उनके बाद आते हैं मोहम्मद ज़िया उल हक।
मतलब भुट्टो के जाने के बाद इनका कार्यकाल लंबे समय तक इतना फेमस नहीं हुआ था, इसलिए इनके बारे में स्टडी नहीं करना, पर मोहम्मद जिया उल हक के बारे में काफ़ी अच्छा बताया जाता है। 1977 में भुट्टो की सरकार ख़त्म होती है और मोहम्मद जिया उल हक की सरकार आती है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे दोबारा से यही चीज़ हो गया कि जनरल का हेड दोबारा से राष्ट्रपति बन गया। तो ये प्रॉब्लम चलती रहती थी। तो वहाँ पे प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला दोबारा से और ये कहा गया कि याह्या खान कह रहा हूँ, यहाँ पे मुजीबुर रहमान जो है वो सत्ता के अंदर जानबूझ के आए हैं, तो उन्हें हटाया जाना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी सही हिसाब से नहीं चल पाएगी। 1952 के अंदर डेमोक्रेसी मूवमेंट चला और कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए फिर जिया उर रहमान को सत्ता से हटाया गया और वहाँ पे फिर बाद में पॉलिटिकल इलेक्शन हुए और काफ़ी लंबे समय तक उठापटक चलती रही। फाइनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनकी बेटी की बेनज़ीर भुट्टो की आती है। बेनज़ीर भुट्टो 1988 से 1947 तक। अब आप सोच रहे होंगे यार टाइमलाइन आगे पीछे क्या हो रहा है, एक लिस्ट बनाइएगा, लिस्ट बनाने के बाद कौन कब आया ये आपको पता होना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने जानबूझ के विकिपीडिया की ये फाइल जो है उठा के आपको लिख के दे दी है कि ऑफिस में कब आया, इलेक्ट कब हुआ, कौन सी पार्टी का था, प्राइम मिनिस्टर कौन था। जैसे कि ये राष्ट्रपति था तो उस टाइम पीरियड पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, इतना आपको पता होना ज़रूरी है। अगर ये राष्ट्रपति था तो प्राइम मिनिस्टर कौन था। मतलब कभी सत्ता प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आती थी, कभी प्रेसिडेंट के हाथ में आती थी और कभी आर्मी के हेड के हाथ में आ जाती थी। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न था एनसीईआरटी के अंदर और वो चीज़ समझ में डिटेल्ड में नहीं आता। डिटेल्ड में आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, डाउनलोड फाइल अवेलेबल है, आप सभी लोग जाके डाउनलोड ज़रूर करिएगा। वो डाउनलोड फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके डाउनलोड कर लेंगे तो जो भी हम PDF पढ़ा रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अब जब यहाँ पे आंदोलन चला तो उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इलेक्शन हुआ, लंबे समय तक। उसके बाद नवाज शरीफ भी काफ़ी लंबे समय तक रहे परवेश मुशर्रफ के हटने के बाद। परवेश मुशर्रफ वही थे जो आर्मी के हेड थे और अपने आप को राष्ट्रपति बोल चुके थे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा 2001 से 2004 तक, 2004 से 2007 तक, 2007 से 2008 तक, यही रहे उस टाइम पीरियड में तो काफ़ी लंबे समय तक। और इन्हीं का शासन चलता रहा 1999 से लेकर 2008 तक, यानी कि लास्ट नवाज शरीफ थे लेकिन 2008 तक इनका शासन चलता रहा। 2008 के बाद फिर क्या कहते हैं जाके शासन में बदलाव आया था। अब मेन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों होता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तो ज़्यादातर मिलिट्री डोमिनेंस ज़्यादा है, लैंड ऑनर्स जो बड़े बड़े भूमाफिया उनका ज़्यादा है, वहाँ पे मिलिट्री ग्रुप जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल है पाकिस्तान के कंपैरिजन वहाँ की गवर्नमेंट में। वहाँ पे इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है किसी कंट्री को, मतलब पाकिस्तान को स्पेशली, कि वहाँ के लोग सही तरीके से लोकतंत्र को इस्टेब्लिश कर पाए। ये 3 रीज़न पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना कॉपी पे। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, बुक के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि ऑफकोर्स वेस्टर्न कंट्री यूनाइटेड स्टेट अपने बम बेचने में लगी रहती है और जबकि पाकिस्तान अपनी कंट्री में इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर वेपन का मिसयूज़ करने में फोकस करती है। तो ये बहुत बड़ा इशू था। 2018-22 के अंदर सही तरीके से 22वें प्रधानमंत्री आम चुनाव के तहत इमरान खान चुने गए थे, लेकिन अभी आपको पता है सत्ता के अंदर फेरबदल हुआ है बहुत गंदी तरीके से। सत्ता के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिल चुके हैं। तो यहाँ पे इमरान खान भी हट गए, नए प्रेसिडेंट यहाँ पे और PM जो हैं चुने गए। तो जो चुने गए हैं वो मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। फाइनली इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पता है आज़ादी के टाइम पीरियड में तो हमें कितनी दिक्कत हुई, पंजाब और बंगाल अलग हुआ था तो पार्टीशन में कितनी दिक्कतें हुई, हमें क्या कहते हैं प्रॉब्लम हुई माइनॉरिटीज़ की। पार्टीशंस के टाइम पीरियड पे हम लोगों ने बहुत तबाही देखी अपने भारत के अंदर, ये भी हमें पता है। ट्रांसफ़र हुआ बहुत सारे लोगों का, लाखों लोग मारे गए, कम्युनल जोन बने जिस पे शहादत हुसैन मंटो ने बहुत कुछ लिखा था और बेचारों को लोगों को माइग्रेट होकर रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा, वुमेंस के साथ रेप हुआ, बच्चों को अपने घर बार छोड़ने पड़ गए, ऑनर किलिंग, बहुत सारी चीज़ें हुई। इसी वजह से हमारी कंट्री में देश आज़ाद होने के बावजूद भी पाकिस्तान से हमारा रिलेशन उस तरीके से अच्छा नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए था। इसीलिए हमारा उनके साथ 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, लोगों का मानना ये था कि 2 राष्ट्रीय सिद्धांत के तहत जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है वो हिस्सा पाकिस्तान का होना चाहिए और जम्मू कश्मीर उनमें से एक था। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, इसी वजह से क्या कहते हैं वो हमेशा ये क्लेम करते रहते थे कि ये हिस्सा पाकिस्तान का है, ये POK अभी भी उनके अंडर में है,
लेकिन फिर भी हम ये हिस्सा हमारे ही अंडर में आता है। तो एक कश्मीर इशू हमसे उनका डिस्प्यूट रहता है। सियाचिन ग्लेशियर से ये लोग हमारे बार बार हिस्सों में आने की, घुसने की कोशिश करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठंडा इलाका है, यहाँ से आने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इन लोगों ने हमारे साथ आर्म रेस भी करा था, जैसे कि हम लोगों ने 1998 के अंदर हमने चाइना से बचने के लिए अपने आप को न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनाया था। तो उसी टाइम पीरियड पे, उसके कुछ समय के बाद इन लोगों ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करा था। ये बहुत आर्म रेस को लेके भी हमारी कंट्री में। दूसरा, कहीं ना कहीं अभी भी रिवर डिस्प्यूट हमारा उन कंट्री का बना रहता है। और उसके साथ साथ गुजरात के अंदर शेर खीर करके एक जगह है, वहाँ पे भी हमारा लैंड डिस्प्यूट इनके बीच में अभी तक बना हुआ है। ये डिस्प्यूट आज तक सॉल्व नहीं हो पाए और इन फ्यूचर पता नहीं कैसे होंगे। अभी तो जम्मू और कश्मीर हमारे भारत का पार्ट बन चुका है और जो इशू बचे हुए हैं ये डिस्प्यूट के मैटर हैं। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि आज की डेट में भी वहाँ पे जो उनका ISI ग्रुप है वो इंडिया के अंदर एंटी कैंपेन मूवमेंट चलाता रहता है। और जबकि पाकिस्तान ब्लेम करता है कि हमारे बलूचिस्तान के हिस्से में कहीं ना कहीं इंडिया जो है अपनी टांग अड़ाता रहता है। ये बलूचिस्तान का हिस्सा है जो कहा जाता है कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपना रखा है और ये अलग भी होना चाहता है लेकिन नहीं होने देता। तो पाकिस्तान हमारे इंडिया के अंदर कश्मीरी मिलिटेंट को हमारे खिलाफ भड़काता है और पाकिस्तान कहता है कि इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद करो, बलूचिस्तान, उसको जानबूझ के बलूचिस्तान को इंडिया हेल्प करता रहता है, पिन मारता रहता है। तो ये एक इशू है। अब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे हमारी कंट्री में हम समय समय पे देखते रहते हैं। रिलेशन को अच्छा करने के लिए हमने बेटर ट्रेड सिस्टम इनके बीच में करा है। हमने वीज़ा में थोड़े बहुत रिलैक्स दिए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हम इनके साथ सबमिट ठीक ठाक कर लेते हैं। बस ट्रेन सर्विस दोनों कंट्रियों के बीच में अभी भी है, लेकिन इनमें वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ को अपनी कंट्री के अंदर गाना गाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए अभी भी बुलाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अभी भी बैर नहीं रखे हुए, लेकिन उस कंट्री के बीच में हैं अभी भी, है ना। तो ये बेसिक इशू थे जो पाकिस्तान से रिलेटेड थे। पाकिस्तान की आपने पूरी तरीके से समझ ली कि पॉलिटिक्स किस तरीके से था। पाकिस्तान का आपने समझ लिया कि हमारा उनके साथ रिलेशन किस तरीके से है, हमारे डिस्प्यूट किस तरीके से। ऐसे आने वाली जितनी भी कंट्री होगी उन सभी के साथ आप ऐसे देखने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको पाकिस्तान वाला टॉपिक समझ में आएगा और आने वाले जो और भी पार्ट होंगे वो समझ में आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ई पाठशाला जरूर आपकी हेल्प करेगा। AP फैमिली पे जाके टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो अवेलेबल है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।